डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर 1 +2 मैथमेटिक्स। और ये इसका फर्स्ट वीडियो है रिलेशंस के ऊपर, जो मैं यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। देखिए बेटे, रिलेशंस चैप्टर हमने +1 में भी पढ़ा था, और रिलेशन चैप्टर का जो बेस है वो सेट से स्टार्ट होता है। सेट क्या होता है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फिर ऑर्डर पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, और फिर जाके हम लोग रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं ब्रीफ में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताता हूँ। मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी सेट्स के बारे में बताया था, तो आज भी मैं बताता हूँ। देखिए बेटे, तो इस तरह से हम लोग सेट को कुछ लिखते हैं। मैं एग्जाम्पल से लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। ये जो वैल्यूज लिखी हैं सेट के अंदर, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट। इन दिस सेट देयर आर 4 एलिमेंट। फोर एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके फाइनाइट है, फाइनाइट एलिमेंट्स है। एंड ड्यू टू दिस, इस सेट को बोलते हैं फाइनाइट सेट। ये सारी चीजें +1 की पढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को बता रहा हूं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट को आप लोग बता सकते हो, आपका फर्स्ट बिगिनिंग और एंड दोनों पता हो एलिमेंट्स का, तो उसको आप लोग बोलते हो फाइनाइट सेट। बट वो आइसोलेटेड नंबर होने चाहिए तब फाइनाइट होगा। बिगिनिंग एंड पता हो, आइसोलेटेड नंबर हो तो फाइनाइट सेट। एक होता है बेटे इनफाइनाइट सेट, जैसे x सच दैट x इज अ रियल नंबर। ऐसे लिखो, x इज अ रियल नंबर। अब आप लोगों को पता है कि रियल नंबर इनफाइनाइट बनी है, या c कोई सेट लिख दो मैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये भी हमारे पास इनफाइनाइट एक सेट है। इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड इन द सेम वे हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, -1, -2, -3, और सेम वे लेफ्ट साइड में इस सीक्वेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेटे दो कैटेगरी हम लोग यहाँ सेट्स को क्लासिफाई कर लेते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बाद आप लोगों को एक टर्म मैंने बतानी है जो हम लोग यहाँ यूज करेंगे, वो है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, जैसे नाम से ही इसके पता है, टू राइट a pair of values in a specified order। किसी ऑर्डर में वैल्यू को लिखना, सीक्वेंस में लिखना, दैट इज ऑर्डर पेयर। जैसे 2, 5। एग्जांपल से चलाऊंगा बेटे, मैं जनरल बात नहीं करूंगा, एग्जांपल से बात करेंगे। 2, 5, मतलब यहाँ हमने दो नंबर लिखी, द नंबर रिटन एट फर्स्ट प्लेस इज 2, सेकंड प्लेस पे 5 है। हम लोग अगर इनको इंटरचेंज कर देंगे तो ये ऑर्डर पेयर डिफरेंट होगा पहले वाले से, बिकॉज इनमें जो वैल्यूज लिखी हैं वो किस पोजीशन पे लिखी है और क्या लिखी है, वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इसमें वैल्यूज लिखी 2, 5, इस पेयर में भी वैल्यू 2 और 5 है, बट ऑर्डर दोनों का डिफरेंट है। इसमें उनकी सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट प्लेस पे 2 लिखा है, सेकंड प्लेस पे 5, इसमें वो प्लेस इंटरचेंज हो गए, फर्स्ट पे 5 आ गया, सेकंड पे 2, मींस ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर हो गए, क्योंकि दोनों की जो सीक्वेंसिंग है वो अलग अलग है। नंबर वही है बट आगे पीछे होने के कारण वो डिफरेंट ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। मतलब व्हाट इज ऑर्डर पेयर, टू राइट ए पेयर ऑफ वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। इस ऑर्डर पेयर के ऊपर आप लोगों से कोई छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं। मान लीजिए ये दो ऑर्डर पेयर लिखे हैं, 2x + 3, 5y - 3
ये सारा +1 का काम है बेटे, इज इक्वल टू 7 3। आप लोगों से तो पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द लेफ्ट हैंड साइड। एक ऑर्डर पेयर लिखा है और राइट ऑर्डर पेयर को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। सेट को करली ब्रैकेट में लिखते थे, ये सेट के लिए यूज करते हैं ब्रैकेट्स। स्टैंडर्ड नहीं है कोई, ऐसा जनरली हम लोग यूज करते हैं। और ऑर्डर पेयर के लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। पेयर में दो ही वैल्यू यूज करते हैं, ट्रिपलेट भी होता है बट वो हम लोगों को यहाँ डिस्कस नहीं करना। तो जैसे दो पेयर्स के बीच इक्वल का साइन है, ये तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट एंट्री ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री ऑफ राइट हैंड साइड। दैट इज 2x + 3 7 के इक्वल। 2x = 4, x = 2। दूसरा 5y - 3 इज इक्वल टू 3, 5y = 6 एंड y = 6/5। तो ये बेटे हमने जो डिस्कस करना था, और भी कुछ बहुत बातें बोली जा सकती हैं इसके बारे में, बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है हमारा उसका इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। अगर ऑर्डर पेयर क्या है, टू राइट पेयर ऑफ वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। दूसरी बात, टू ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, व्हेन द फर्स्ट एंट्री ऑफ वन ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर। सेकंड एंट्री ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू सेकंड एंट्री। इक्वेट कर दो, एक्स वाई आ जाएगा। इसके बाद बेटे जो तीसरी जो टर्म हम लोगों ने +1 में पढ़ी थी, वो थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इफ A and B are two non-zero sets, मतलब ऐसे सेट्स, सॉरी टू नॉन एम्प्टी, टू नॉन जीरो नहीं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन their Cartesian product is written as, कैसे लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, A क्रॉस B, एंड दिस A क्रॉस B इज इक्वल टू स्मॉल a comma b, that is ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B. मतलब what is the meaning of A cross B? A cross B is also a set which contain pairs, जिसमें पेयर लिखे जाते हैं। और वो पेयर कैसे बनते हैं, जैसे हमने A क्रॉस B लिखा है, A कोमा B, जिसमें जो पहली एंट्री है वो A सेट से लिखी जाएगी और जो सेकंड एंट्री है वो B सेट से लिखी जाएगी। और इन एंट्रीज को लिख के जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं सभी को यहाँ A क्रॉस B में लिख दिया जाता है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ इसका। A आप लोगों का है 1 2 3 और B सपोज है 4 5। कुछ भी हो सकता है, नंबर की जगह कोई स्टूडेंट के नेम भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट और क्लास भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। A में कोई भी एलिमेंट्स होंगे, B में कोई भी एलिमेंट होंगे, तो A क्रॉस B कैसे लिखेंगे बेटे, पहली एंट्री लो A की और इसको B की पहली एंट्री के साथ पेयर बना के लिखते हैं। फिर इस पहली एंट्री को ही B की दूसरी एंट्री के साथ, मतलब A सेट की पहली एंट्री B सेट की हर एक एंट्री के साथ पेयर बनाई जाएगी, पेयर में लिखी जाएगी। फिर दूसरी एंट्री देखो, A सेट की 2, इसी तरह से जैसे हमने 1 के पेयर बनाए हैं उसी तरह से 2 के पेयर बनेंगे सभी एलिमेंट के साथ। फिर 3 के पेयर बनेंगे सभी के साथ, और इन सभी पेयर को लिख देंगे, जब ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे तो ये बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B। In this Cartesian product,
1,4 is one pair, and this one pair is called one entry of A cross B. One entry of A cross B, 1 1 1. How many total entries in A cross B? अगर आप लोग A क्रॉस B में टोटल एंट्रीज काउंट करो तो ये कितनी एंट्रीज है बच्चों? 6 एंट्रीज है। मींस A में सिंगल एलिमेंट लिखा है 1 2 3, अलग अलग लिखे हैं एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स। बट A क्रॉस B का जो एलिमेंट होगा वो पेयर की फॉर्म में होगा, ये याद रखना है, जिसमें पहली वैल्यू A सेट से आएगी और दूसरी वैल्यू B सेट से आएगी। तीसरी बात ये तो था ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर में कितने पेयर आएंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पेयर्स लिखे जाते हैं वो डिस्कस करना है। नंबर ऑफ पेयर्स इन A क्रॉस B is equal to number of elements in A multiplied by number of elements in B। इसको अगर सिंबल की हेल्प से लिखना चाहो तो ऐसे लिखेंगे n A क्रॉस B। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B या नंबर ऑफ पेयर्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये मैं क्यों लिखना चाहता हूं मुझे? देखिए, अगर A में 3 एलिमेंट्स थे, B में 2 एलिमेंट्स थे, तो 3 इंटू 2 6, तो A क्रॉस B में कितने पेयर्स होंगे? 6। बट अगर A में इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स हो, B में फाइनाइट एलिमेंट हो, तो A क्रॉस B में कितने पेयर्स आएंगे? इनफाइनाइट पेयर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर B में इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स हो, A में फाइनाइट एलिमेंट्स हो, तब भी A क्रॉस B में इनफाइनाइट मेनी पेयर्स होंगे। और अगर A और B दोनों में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, तो तब भी A क्रॉस B में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। मतलब जो n A क्रॉस B है, इट विल कंटेन आइदर फाइनाइट एलिमेंट्स, मतलब फाइनाइट पेयर्स लिखने अगर हम लोग टेक्निकली, ठीक होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट और या इनफाइनाइट पेयर होते हैं इसमें। फाइनाइट पेयर कब होंगे? जब A में भी फाइनाइट एलिमेंट्स हो और B में भी फाइनाइट एलिमेंट्स हो। बट अगर A और B में से किसी एक में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएं, तो A क्रॉस B में भी इनफाइनाइट पेयर्स आएंगे। क्लियर बच्चों? एक हमने +1 में ही वर्ड पढ़ा था, सबसेट। सबसेट 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 क्या होता है? मैं एक फिर एग्जांपल से बात करूंगा बेटे। जैसे एक सेट है, उसमें 3 एंट्रीज हैं। इन 3 एंट्री में से कोई भी एंट्रीज लेके सेट बना देना, दूसरा सेट, एक ऐसा सेट बना देना जिसकी एंट्रीज इन तीनों में से हो या कोई भी ना हो। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें या तो एक एंट्री ले लो, 2 ले लो, तीनों ले लो या कोई भी ना लो, ऑल दोज आर कॉल्ड सबसेट ऑफ A। जैसे ये A1 लिखूंगा, मैंने इसमें 1 और 2 एलिमेंट ले लिए एक। मतलब सबसेट का मतलब क्या है? सेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम A से जो सेट ऑब्टेन हो सकता है, A के एलिमेंट से जो सेट बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं सबसेट ऑफ A। इसी के ऊपर बेस्ड हमने एक और बेटे बात की थी +1 में कि अगर एक सेट में A कंटेन n एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A कितने होंगे? ये होंगे 2n। यूज है बेटे इसका, हमारे यहाँ चैप्टर में यूज रहेगा। रिलेशंस को जब हम लोग डिफाइन करेंगे, मल्टीपल चॉइस में इसको यूज कर सकते हो। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उससे कितने सबसेट बन सकते हैं? 2n। फॉर एग्जांपल
ए सेट है आप लोगों का, ए ई आई ओ यू वावल से बना सेट, तो इससे नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2⁵, 32 सबसेट बन सकते हैं। उन 32 सबसेट्स में से एक सबसेट नल सेट होगा और एक सेट ए के इक्वल होगा, रिमेनिंग सेट ऐसे होंगे जिनमें से हम इसके कुछ एलिमेंट्स को लेके बनाएंगे। ये था बेटे नंबर ऑफ सबसेट्स। अब जो हमारे चैप्टर का नाम है आज वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने बेटे जो पढ़ना है वो रिलेशन की डेफिनेशन पढ़नी है। रिलेशन क्या होता है? अब इसको पढ़ने से पहले आप सोच के देखिए, क्या डे टू डे लाइफ में, अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने आस पड़ोस में आप लोगों ने कभी रिलेशन जैसा वर्ड सुना है? पक्का सुना होगा बेटे। रिलेशन जैसे ब्रदर सिस्टर रिलेशन, सन और मदर रिलेशन, फादर सन रिलेशन, मदर सन रिलेशन, मदर डॉटर रिलेशन, ठीक है। सो मेनी टाइप ऑफ रिलेशंस इन आवर फैमिलीज। तो वो रिलेशन हमने फैमिली मेंबर्स के बीच थे। जैसे अगर मैं एक यहाँ एग्जांपल दूं बेटे, जब भी हम लोग कोई रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे घरों में अगर हम लोग रिलेशन लिखें, जैसे मान लो एक साहिल बच्चा है सपोज, और उसके फादर का नाम है अशोक, तो इस अकेले का तो रिलेशन हो नहीं सकता। तो जब भी हम लोग रिलेशन लिखेंगे, किसका लिखेंगे? साहिल और अशोक का रिलेशन लिखेंगे। ये बच्चा है और ये उसके फादर है मान लो, तो हम क्या लिखेंगे? साहिल इज सन ऑफ अशोक। मतलब इस रिलेशन में इन दो लोगों का जो बीच का रिलेशन है, किस किस के? साहिल के और अशोक के, वो कौन सा रिलेशन है? इज सन ऑफ का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इज सन ऑफ। इज सन ऑफ मीन्स द नेम रिटन एट फर्स्ट प्लेस इज सन ऑफ नेम रिटन एट सेकंड प्लेस। जब भी हम लोग रिलेशन देखते हैं, हमेशा पहले नंबर पे जो लिखा होता है उसका रिलेशन दूसरे के लिए स्टडी करते हैं। जैसे साहिल इज सन ऑफ अशोक। बट अगर किसी चीज को उल्टा लिखना पड़े, मैं अशोक जी का नाम पहले लिख दूं, अशोक ये साहिल, तो क्या अब ये रिलेशन सेम रहेगा? देखो लोग तो दोनों हैं, वही दो लोगों के नाम लिखे मैंने, अशोक का और साहिल का, बट अब क्या लिखूंगा इसको? अशोक इज फादर ऑफ साहिल। अब रिलेशन बदल गया। पहले रिलेशन था सन का, अब रिलेशन किसका है? फादर का रिलेशन है। तो बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इस सारे बोलने के बाद मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि जब भी हम लोग रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन में दो नेम इन्वॉल्व है, जो फैमिली रिलेशन है उनकी बात कर रहा हूं फिलहाल, कि दो लोगों के नाम इन्वॉल्व है। यहाँ देखो, हमेशा जो रिलेशन देखना है वो पहले नाम से दूसरे नाम के लिए देखना होता है। यहाँ भी दो नाम इन्वॉल्व है, तो ये रिलेशन पहले का दूसरे के साथ देखते हैं। ये बात आप लोगों ने समझनी है। इसके बाद मैथमेटिक्स में रिलेशन किस तरह के होते हैं बेटे? जैसे फैमिली रिलेशन तो होते हैं, फादर है, सन, डॉटर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, बहुत सारे रिलेशन फैमिलीज में होते हैं। बट जब भी हम लोग कोई रिलेशन देखते हैं उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हमने मैथमेटिकल रिलेशन की बात करनी है, जो हम मैथमेटिक्स में रिलेशन ढूंढते हैं। मैथमेटिक्स में रिलेशन होता है नंबर्स के बीच के रिलेशन। जैसे नंबर लिखे हैं कोई, उन नंबर के बीच कैसे कैसे रिलेशन है। जैसे देखो रिलेशन क्या है? इक्वल होना दो नंबर का। जैसे मान लो 2 यहां लिखूं मैं, इज इक्वल टू 2, मतलब 2 और 2 के बीच क्या रिलेशन है? इक्वल टू का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इक्वल टू। इसी तरह से बेटे मैं लिखूं 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। इसका मतलब 25 और 5 के बीच
कैसा रिलेशन हो गया, इज स्क्वायर ऑफ। ये जो बीच में लिखते हैं ना हम लोग, दो वैल्यूज को कनेक्ट करने के लिए जो सेंटेंस बीच में लिखते हैं वो रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। एक और लिखता हूं, आप लिखे 4-16, कुछ रिलेशन है दोनों के बीच, यस। 4 इज, सोच के देखो बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये रिलेशन बन गया। मतलब दो मैथमेटिक्स की वैल्यू किस रूल से आपस में कनेक्टेड है, वो रूल ही रिलेशन है। क्लियर? अगर दो वैल्यूज कनेक्ट है तो दो वैल्यूज के बीच रिलेशन होगा। अगर हम बहुत सारी वैल्यूज एक साथ लिखें और वो सभी की सब एक ही जैसे रूल से कनेक्ट हों, तो तब उसको भी हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं। देखिए बेटे, इसकी डेफिनेशन हम लोग लेंगे रिलेशन की, और डेफिनेशन के बाद हम रिलेशन को लिखना सीखेंगे 3 अलग अलग तरीके से। ठीक है? डेफिनेशन में क्या होगा बेटे, अगर हम लोग देखें, जब भी हम मैथमेटिक्स में रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन का मतलब क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। मतलब मैथमेटिक्स में जब भी रिलेशन की बात करेंगे, किसकी करेंगे, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट कह लीजिए। अगर दो सेट्स हमारे पास हो, दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं, सेट में भी सेम और डिफरेंट, उन सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, ये चीज होता है रिलेशन। क्लियर है बेटे? अब मैं डेफिनेशन पे जाता हूँ रिलेशन की, फिर एग्जांपल दूंगा, फिर उसको लिखने के 3 अलग अलग तरीके हम लोग सीखेंगे, फिर आगे हमारा चैप्टर स्टार्ट। देखिए बेटे, इफ A and B are two non-empty sets, then a subset of A cross B is a relation। मतलब A क्रॉस B के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सभी सबसेट रिलेशन होंगे। A क्रॉस B लिखा आप लोगों ने, A क्रॉस B में से आप कोई सबसेट लिखें तो एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन। दोबारा सुनेंगे बेटे, व्हाट इज रिलेशन। अगर आप लोगों ने एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, सिंपली लिखेंगे इफ A एंड B आर two non-empty sets, then subset of A cross B is a relation। लिख, विदाउट क्लियर हो गया। अब लिखते कैसे हैं इसको, फिर एग्जांपल देखेंगे। देखिए बेटा, इफ रिलेशन को ही अब अभी मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं। If A and B are two non-empty sets, then R from A to B, ऐसे लिखते हैं, relation from A to B, it means relation between elements of set A and element of set B is defined as, ऐसे लिखते हैं इसको, R equal to A comma B such that A belongs to A, B belongs to B and A related to B is the बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब समझिए इसको, रिलेशन को मैंने क्या कहा, if A and B are two non-empty sets, दोनों सेट non-empty होने चाहिए, then रिलेशन को लिखते हैं R such that A to B means
relation between entries of set A and entries of set B is defined as या is written as R equals, इसमें ऑर्डर पेयर लिखेंगे ए बी, ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन में। उस रिलेशन में ए और बी कहां से आएंगे? ए सेट ए से लिया जाएगा, पहले वाले सेट से ए एलिमेंट लिया जाएगा जो यहाँ पहले नंबर पे लिखा जाएगा, और जो बी एलिमेंट्स है वो सेट बी से लिया जाएगा, और ए और बी उस रूल को सेटिस्फाई करे जिस रूल के अकॉर्डिंग हमें रिलेशन लिखना है, देन इट इज रिलेशन। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं बेटे आप लोगों के सामने। ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया एग्जांपल है समझने के लिए। एग्जांपल ए सेट है सपोज, उसमें 1 2 3 अप टू 50 एलिमेंट्स है, और बी सेट है सपोज बेटे, उसमें 1 2 अप टू 30 एलिमेंट्स है। क्लियर? तो आप लोग मेरे को बता सकते हो ए क्रॉस बी में कितने पेयर्स आएंगे, बता सकते हो? तो नंबर ऑफ पेयर्स इन ए क्रॉस बी is equal to number of elements in A 50 into number of elements in B 3, 1500। मतलब अगर मैं A क्रॉस B लिखने लगूं तो A क्रॉस B में हमारे पास 1500 एलिमेंट्स आएंगे। अब मैं उन 1500 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट एक रूल को फॉलो करके लिखता हूं, यहाँ कुछ पेयर्स लिखूंगा, जो 1500 पेयर्स होंगे उन 1500 पेयर्स में से कुछ एक पेयर लिख रहा हूं। उन पेयर को देखना आप लोगों ने, एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करूंगा मैं उनको। जब भी मैं ए क्रॉस बी में से कुछ पेयर लिखूंगा उनको आर से लिख लूंगा। आर मीन्स रिलेशन, क्योंकि रिलेशन है क्या? ए क्रॉस बी में से कुछ पेयर्स लिख देना, या सभी पेयर लिख देना, या कोई भी पेयर ना लिखना, वो सारे रिलेशन है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो बेटे पहले पेयर लिखिए, 1 1 4 2 9 3 16 4 25 5 36 6 एंड 49 7। हर पेयर को देखिए आप लोग। इन ईच पेयर द एंट्री रिटन एट फर्स्ट प्लेस इज एंट्री रिटन एट सेकंड, सॉरी इज स्क्वायर ऑफ एंट्री रिटन एट सेकंड प्लेस। मतलब इसमें देखो पहली एंट्री दूसरी के स्क्वायर के बराबर है। 1 का स्क्वायर कर दे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। मैंने 7 पेयर लिखे, सिर्फ 7। बट जितने भी पेयर लिखे, इन ईच पेयर एंट्री एट फर्स्ट प्लेस इज स्क्वायर ऑफ एंट्री एट सेकंड प्लेस। इट मीन्स मैंने जितने भी पेयर्स लिखे वो एक ही रूल के अकॉर्डिंग लिखे, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। और ये रिलेशन अगर हम लोग देखें, इन ईच ऑफ द अबव केस, ईच ऑफ अबव पेयर फर्स्ट एंट्री इज स्क्वायर ऑफ सेकंड एंट्री। मतलब एक तरह से रिलेशन क्या हुआ? दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इन विच द फर्स्ट एंट्री इज स्क्वायर ऑफ सेकंड एंट्री। मतलब ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है बेटे? इज स्क्वायर ऑफ रिलेशन है ए और बी के एलिमेंट्स के बीच। इसके अलावा कोई भी और पेयर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें पहली एंट्री ए से लें और दूसरी एंट्री बी से लें और पहली एंट्री दूसरे के स्क्वायर के बराबर हो। देखो 1 1 का स्क्वायर है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 4 स्क्वायर होता है 2 का, फिर 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 किसी एलिमेंट का स्क्वायर नहीं है। नेचुरल नंबर का मतलब इनमें से सर्च करना है। 8 इनमें से किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है,
9 इनमें से 3 का स्क्वायर होगा, फिर 10 इनमें से किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इस तरह करके मैं एक एक पेयर को सर्च करता चला गया। तो जितने मेरे पास सर्च पेयर हैं वो 7 पेयर ऐसे बने इन विच फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ऑफ सेकंड एंट्री। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन को बेटे देखिए, मैंने ये लिख दिया, यहां मैंने उन 1500 पेयर में से कुछ पेयर सर्च करके लिखे, ये रिलेशन है। इसी रिलेशन को लिखने का एक दूसरा तरीका है। जब कोई रिलेशन इस तरह से पेयर की फॉर्म में लिखा हो, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन। आप लोगों ने सेट्स में भी पढ़ा था रोस्टर फॉर्म, और टेबुलेशन फॉर्म भी बोलते थे इसको। रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन मतलब रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है? टू राइट ए रिलेशन एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। पेयर्स बना के किसी रिलेशन को लिख देना, वो एक रोस्टर फॉर्म बन गई। इसी रिलेशन को रूल मेथड से भी लिख सकते हैं। इन पेयर्स को लिखने के लिए जो रूल हमने अडॉप्ट किया, अगर उस रूल के अकॉर्डिंग इस रिलेशन को लिखें तो क्या बन जाएगा? आर, मान लो ए सेट वही है, बी सेट वही है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट आर इक्वल टू ए बी such that A belongs to A, B belongs to B, and A is square of B। जो चीज यहां लिखी है वही यहां लिखी है, लिखने का फॉर्मेट अलग है। यहां तो मैंने वैल्यूज लिख के दिखाई सारी, जो जो हमारे रिलेशंस में आएंगी, जो हमारे उस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। और यहां मैंने बेटे वैल्यू कोई नहीं लिखी। इन सभी वैल्यूज को लिखने के लिए जो रूल हमने अडॉप्ट किया वो रूल लिख के छोड़ दिया। क्या रूल अडॉप्ट किया मैंने? कि जो पहले नंबर पे लिखी एंट्री है वो दूसरे नंबर पे लिखी एंट्री के स्क्वायर के बराबर है। तो मैंने लिख दिया ए इज, और ए को हमने कहां से लिया? कैपिटल ए से, और बी को हमने कहां से लिया? कैपिटल बी से। आई होप ये चीज क्लियर होगी। जब हम किसी भी रिलेशन को इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं रूल मेथड। मतलब उस रूल को रिलेशन में लिख दिया जिसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट पेयर लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है रिलेशन को लिखने का, बिकॉज इसमें हम इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स भी लिखने हो तब भी लिख सकते हैं इसको। उसमें इनफाइनाइट मैनी एंट्रीज को लिखना, और जो एंट्रीज एक सीक्वेंस में ना हो, लिखना पॉसिबल नहीं है। इसमें पॉसिबल है। रूल मेथड से हम किसी भी रिलेशन को लिख सकते हैं। दूसरा बेटे तीसरा मेथड है एक और लिखने का, वह है हमारा फार्मूला मेथड। लिखने के मेथड तो एक दो और भी हैं, एरो डायग्राम। फार्मूला मेथड क्या है? मतलब इसी चीज को जो मैंने यहां लैंग्वेज लिखी है ऊपर, उसी लैंग्वेज को हम फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी such that R equal to AB। सारा कुछ वही लिखा, ये सब कुछ यही लिखना, R A to B, R is equal to AB, सब कुछ कॉमन है। बट यहां सच दैट अब जो पहली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू के स्क्वायर के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे? A is equal to B square। A belongs to A and B belongs to B। इसमें मैंने कोई रूल नहीं लिखा, बट वो रूल किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, किस इक्वेशन की हेल्प से लिखा जाएगा, वो इक्वेशन लिख के छोड़ दी। R इज इक्वल टू ए बी, मतलब R में जो पेयर आएंगे वो कौन से आएंगे? A और B का पेयर आएगा, सच दैट A जो पहली एंट्री है इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ B, देन दिस बिकम्स आइडेंटिकल रिलेशन विद दिस रिलेशन एंड दैट रिलेशन। मतलब एक ही रिलेशन को हमने यहाँ पेयर से लिखा,
उसी रिलेशन को हमने यहाँ रूल से लिखा और उसी रिलेशन को हमने यहाँ लिख दिया फार्मूले की हेल्प से। मतलब रिलेशन को हम लोग फार्मूले की हेल्प से भी लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूजफुल फॉर्म है फार्मूला मेथड। बेटे जितने भी मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सप्रेशन दो वेरिएबल में लिखा होता है, एवरी एक्सप्रेशन इज अ रिलेशन। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ये सारा काम +1 का है वैसे, बट हमें अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले करना पड़ेगा। जैसे y = 2x कुछ लिखा, ये इक्वेशन है x और y में, दो वेरिएबल में ये रिलेशन है। एवरी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ रिलेशन। क्यों रिलेशन है? देखिए क्या बताता है ये फार्मूला, ये बताता है कि वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स वैल्यू ऑफ x। मतलब जितनी वैल्यू x की होगी y की वैल्यू उसका दुगनी होगी। मतलब अगर एक वैल्यू हमें पता हो x की तो हम आसानी से y की वैल्यू लिख सकते हैं। यही चीज है रिलेशन। रिलेशन में यही होता है कि एक वैल्यू पता हो तो उससे रिलेटेड फार्मूले को यूज करके दूसरी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अगर ये रिलेशन है हमारे पास, इसमें हम लोग x की जगह 1 लिखते हैं तो वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए वो भी कैलकुलेट। तो इन दोनों वैल्यू से क्या पेयर बन जाएगा? पेयर 1 2। मतलब ये पेयर 1 2 जो है हमारे इस फार्मूले को सेटिस्फाई करता है, हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर हम ब्रॉडली देखें, जितने भी एक्सप्रेशन हमारे पास लिखे होते हैं y और x में, y = sin x ये भी रिलेशन है, y = x² + 3 ये भी रिलेशन है, y = 2x - 7 ये भी रिलेशन है। मतलब एवरी एक्सप्रेशन इन x एंड y इज अ रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने जो बहुत ध्यान से आपने चीज देखनी है वो ये देखनी थी कि हम रिलेशन होता क्या है और उसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं। जो फाइनाइट रिलेशन होते हैं जिनमें थोड़े कम पेयर होते हैं, उनके क्वेश्चंस को फर्दर स्टडी करने के लिए हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। बट जिन रिलेशन में इनफाइनाइट मेनी पेयर्स आते हो उन रिलेशन को बेटर होता है फार्मूले की हेल्प से लिखना। दो ही चीजें, फार्मूले की हेल्प से रिलेशन को लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना, और तीसरा है रूल मेथड। दो नहीं 3 है बेटे, रूल मेथड है। रूल मेथड से भी बहुत सारे रिलेशन आप लोगों को आपकी बुक में लिखे दिखाई देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उनके बारे में बेटे हम लोग डिस्कस करेंगे और टाइप ऑफ रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।